गुड मॉर्निंग। बैठो भाई, फटाफट बैठ जाओ, देर मत करिए। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में आपके क्या चल रहा था ये देखिएगा टॉपिक। हेडिंग डालो, राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना लिख देना। इसमें एक लाइन लिखेगा, इसमें एक लाइन लिखना, लाइन लिखिएगा इसमें फर्स्ट एरो करके। लिखाऊं, ऐसी परियोजना जिसमें, फटाक से बैठ जाइएगा, ऐसी परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक, ऐसी परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। आवाज थोड़ा कम करो, तेज आवाज जाओ। ऐसी परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति, आवाज कम करो यार, बहुत तेज गूंज रही है। दो या दो से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। उसे बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। उसे बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। उसे बहुउद्देश्य परियोजना के नाम से जाना जाता है। इतना हो गया ना। अब आप लिखिएगा दूसरा एरो करके, दूसरा एरो करके लिखना प्रमुख उद्देश्य, दूसरा एरो करके लिखना प्रमुख उद्देश्य। प्रमुख उद्देश्य में लिखिएगा सिंचाई आपूर्ति, सिंचाई आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति। नेक्स्ट, वनों का विकास, विद्युत आपूर्ति, वनों का विकास, विद्युत आपूर्ति, वनों का विकास। नेक्स्ट, मिट्टी के कटाव या मिट्टी अपरदन की रोकथाम, मिट्टी अपरदन की रोकथाम, मिट्टी अपरदन की रोकथाम। नेक्स्ट, जल परिवहन, जल परिवहन। नेक्स्ट, मछली पालन, मछली पालन। नेक्स्ट, पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा। नेक्स्ट, इसके साथ और लिखना, लिखेगा नदी के गाद को, नदी के गाद को, अवसाद जो होता है ना उसकी बात चल रही है, नदी के गाद को
कम करना आदि, नदी के गाद को कम करना आदि। ये आपके कोई भी दो या दो से अधिक उद्देश्य को अगर कोई भी परियोजना पूरा करती है तो वो परियोजना क्या कहलाती है? बहुउद्देश्य। एक लाइन छोड़कर लिखना, सिंचाई बराबर, एक लाइन छोड़कर लिखना सिंचाई बराबर, और सिंचाई में लिखना जब मानव के द्वारा ऑब्लिक मानव हस्तक्षेप से फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है, फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है, फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है, तो वह सिंचाई कहलाता है, तो वह क्रिया सिंचाई कहलाती है, तो वह क्रिया सिंचाई कहलाती है। रिपीट किया जाए दोबारा, जब मानव के द्वारा अर्थात मानव हस्तक्षेप से जल उपलब्ध, फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है तो वह क्रिया सिंचाई कहलाती है। दूसरा एरो करके लिखना, सिंचाई को निम्न तीन भागों में, सिंचाई को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सिंचाई को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सिंचाई को निम्न तीन भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बारे में हमारी बात हो भी गई थी, है ना? सुन भी लीजिएगा। अगर हम तीनों प्रकार की सिंचाई की बात कर लेते हैं तो इसमें हमने देखा था नंबर 1 पर जो सिंचाई हमने लिखी थी उसका नाम लिखा था लघु सिंचाई परियोजना। दूसरे नंबर पर मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरी आती है आपकी वृहत सिंचाई परियोजना। कितनी परियोजना देखी हमने? 3। और इन तीनों सिंचाई परियोजना में हमने पाया कि अगर लघु सिंचाई परियोजना है तो आपके 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई अगर आप करते हैं तो आपकी वह सिंचाई किसके अंतर्गत आएगी? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अगर आप 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करते हैं तो वह आपके क्या कहलाता है? मध्यम सिंचाई परियोजना। और यदि आप बात करना चाहते हैं 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अगर आप सिंचाई करते हैं तो वो आपके किस में आएगी? वृहत सिंचाई में। ये 3 स्थितियां देखने को मिलेगी। एक दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि आप यदि बात करना चाहते हैं
इन सभी स्थितियों को लेकर। चलो पहले इतना उतारो, फिर और बताता हूं। इतना उतार लीजिए, तीनों सिंचाइयों के प्रकार उतार लीजिए। उतार लो, फिर अगली नेक्स्ट बात कर लो। लिखवाएं भाई, आगे चलेगा, लिखिएगा। एक लाइन छोड़ो, यहां तक उतार लिया ना सभी ने? एक लाइन छोड़ दिया और फिर लिखिएगा एक हेडिंग। देखो अपने पास सिंचाई आ गई, तो अब हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान में जो सिंचाई करोगे वो कैसे करोगे आप। तो उसके लिए साधन आपके पास क्या क्या है, तो एक लाइन छोड़कर पहले हेडिंग डाल दो, फिर मैं उसको समझा देता हूं। राजस्थान में सिंचाई के, ये उतार लिया ना सभी ने? नहीं उतारा? उतारा तो फिर लिखवाया। अब लिखेगा राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधन, हेडिंग डाल दीजिएगा। और हेडिंग डालने के बाद फिर मैं इसको आपको बताता हूं, सुन लीजिएगा आराम से, देखिएगा। चेंज कर दूं ना इसको? बोलो भाई। देखो अपने पास जो सिंचाई के साधन है ना, उसमें एक नंबर पर जो साधन है वो है कुओं द्वारा व नलकूप। देखिए नलकूप से तात्पर्य जो हम लोग बोरिंग करवाते हैं ना, वो है इसका तात्पर्य। तो कुएं व नलकूपों के माध्यम से तो सिंचाई होती है, और दूसरी जो सिंचाई होती है वो आपके राजस्थान में किसके माध्यम से हो रही है? नहरों के द्वारा। और तीसरे नंबर पर जो सिंचाई हो रही है तालाब व अन्य साधनों द्वारा आपके क्या की जा रही है? सिंचाई की जा रही है। एक, अगर हम बात कर लेते हैं कि जो टोटल सिंचाई हो रही है, उस टोटल सिंचाई में हम लोगों ने बात करना चाहिए कुएं व नलकूपों के माध्यम से आपके कितनी सिंचाई होती है, तो आप बता सकते हैं 67.13। यहां पर आप बता सकते हैं 30.51, और यहां पर आप बता सकते हैं 2.36। ठीक है, तो आप इस स्थिति को देखकर भी बता सकते हो कि आपके मैक्सिमम जो सिंचाई है वो आपके किससे हो रही है और मिनिमम सिंचाई किससे हो रही है। साथ में आप बता सकते हो कुओं के द्वारा
आपके 24%, ये लगभग है आपकी स्थितियां। यहां पर आपके 42 से 45%, यहां पर आ जाएंगे 30%, यहां पर 1 से 3%, 2.5 तक भी लिखा मिलता है। क्लियर है ना? ये एक आइडिया है आपके पास कि सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है वो किसके द्वारा होती है? कुएं व नलकूपों के द्वारा। ठीक है ना? और अगर हमने बात करना चाहिए ये सिंचाई होती कहां पर है, तो ये वाली जो सिंचाई का प्रमुख साधन मिलेगा वह आप कह सकते हो पूर्वी राजस्थान के अंदर इस प्रकार की सिंचाई होती है। इसकी बात करते हो पश्चिमी राजस्थान, और ये तीसरे नंबर पर जब बात आएगी तो ये कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। क्लियर? ये आपको सिंचाई यहां पर देखने को मिलती है। अब हम लोगों ने जानना चाहा कि आपके पास 4 प्रमुख ऑप्शन मिले। एक तो आपके कुओं द्वारा सिंचाई हुई, दूसरा आपके नलकूपों के माध्यम से सिंचाई हुई, तीसरे नंबर पर नहरों द्वारा, तालाब द्वारा आपकी सिंचाई हुई। और इसमें यदि हम बात करना चाहें कुओं के द्वारा सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला, देखिएगा कुएं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचित जिला कौन सा है? जयपुर। दूसरे नंबर पर कौन आता है? यहां पर भी नंबर 1 पर कौन आता है? और 2 नंबर पर कौन सा आ जाता है? दूसरा। नहरों के द्वारा, और 2 नंबर पर यहां पर आपके कौन आता है? चित्तौड़गढ़ आते। एक क्वेश्चन ये आता है हमारा कि यदि हमने बात करना चाहिए यहां पर एक नोट लगाकर लिखा कि सर्वाधिक राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित जिला, और दूसरा हम क्वेश्चन लिखते हैं राजस्थान का न्यूनतम सिंचित जिला। सर्वाधिक में तो हम नाम लिख देते हैं कौन सा? आपके गंगानगर। और आपके न्यूनतम में हम बात करते हैं राजसमंद। ये जितना भी डाटा आप पढ़ रहे हैं ये सारा डाटा जो है आपके पास ये आपके कितने जिलों के अकॉर्डिंग है? 33 जिलों के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की जब आप बात करते हैं तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार से अलग अलग जिलों का डाटा जारी नहीं किया गया। क्लियर है ना? तो अपने पास जितना भी डाटा है वो डाटा किसके अकॉर्डिंग है? आपके 33 जिलों के अनुसार है डाटा। ठीक है? तो एक बार आप लोग इतना नोट करो फिर और बताता हूं। जल्दी से इसे नोट करो फिर आगे बात कर लेते हैं।
चला जाए कि भाई आगे? इतना एक बार नोट कर लो, फिर अपन इसके बाद की बात कर लेंगे। लिखा जाए भाई। इसके अंदर एक लाइन लिखिएगा, लिखवाऊं क्या भाई? अब मैं एक एक परियोजना है ना आपको समझाता हूं, आप सुनते जाइएगा, एक बार समझ लेना, फिर एक एक को आप लिखते चलना। बोलो सर, हो गया? देखिएगा, चेंज कर दो ना अब तो, जल्दी करो इसको, फटाक से बनना। सबसे पहले एक फर्स्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं। इस परियोजना का नाम आपके आएगा गंग नहर परियोजना। हेडिंग डाल दो आप पहले। इसके बाद फर्स्ट परियोजना की बात करते हैं, गंग नहर परियोजना। गंग नहर परियोजना डाल दी हेडिंग। और इसके बारे में मैं एक डायग्राम बनाता हूं, वो आप सुनिएगा। कर दे चेंज, देखिए। हम लोग बात कर रहे हैं आपके कुछ परियोजनाओं को लेकर, तो आप देखिएगा। सबसे पहले एक परियोजना हमने देखी है,
और इस परियोजना को जानने के लिए देखिएगा। यहां पर आपके राजस्थान की जब स्थिति देखते हैं तो आप देखिएगा, यहां पर हमने एक नदी को देखा है और इस नदी के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं होगी बात, क्या बोल रहे हैं, मालूम कर रहे हैं या भेज रहे हैं? यहां पर एक नदी है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी, और सतलज नदी के बारे में बात करें तो यहां से आपके एक नहर निकाली गई है और ये जो नहर है इस नहर का नाम है गंग नहर। और क्वेश्चन बनता है गंग नहर जो है यह आपके कहां से निकाली गई है, तो आपके लिए क्वेश्चन आता है गंग नहर को लेकर कि गंग नहर जो निकाली गई है यह आपके एक स्थान से निकाली गई है और इस स्थान का नाम है हुसैनी वाला। और हुसैनी वाला का संबंध जो है वह आपको मिलता है पंजाब से। यह पहले पंजाब में प्रवाहित होती है और पंजाब से प्रवाहित होते हुए राजस्थान में एंट्री करती है। राजस्थान में जहां एंट्री करती है आपके गांव है और इसका संबंध आपको देखने को मिलता है कहां से, गंगा नगर से। इसका अंतिम छोर जो आपको मिलता है ये आपके शिवपुर हेड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, शिवपुर। ये आपको मिलती है गंग नहर। अब क्वेश्चन आता है गंग नहर के बारे में, फर्स्ट क्वेश्चन कि गंग नहर का निर्माण करता, तो गंग नहर के जो निर्माण करता है वो आप बता सकते हैं महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह एक। और अगर आपने बात करना चाहिए, ये जो महाराजा गंगा सिंह है ये आपके कौन सी रियासत के हैं, बीकानेर रियासत के आपके राजा हैं। हम बात करना चाहते हैं निर्माण को लेकर, तो आपके बताया जाता है इसका जो निर्माण है उस निर्माण में दो चीजें लिखेंगे, एक तो निर्माण प्रारंभ कब हुआ और एक निर्माण पूर्ण कब हुआ। तो निर्माण प्रारंभ 1921 में हो गया था और पूरा कब जाकर होता है, तो आपके 26 अक्टूबर 1927 में जाकर किया जाता है, पूरा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महाराजा गंगा सिंह जब इस नहर को लेकर आए, इससे पहले कोई भी नहर, राजस्थान की बाउंड्री जो आज बनकर तैयार हुई है ना, इसमें कोई नहर बनी नहीं थी। और कोई भी नहर अगर नहीं बनती है तो यह नहर महत्वपूर्ण हो जाती है।
और एग्जामिनर का क्वेश्चन बनाती है राजस्थान की प्रथम पक्की नहर, कि राजस्थान की पहली कोई भी अगर पक्की नहर बनी है तो वो आपके कौन सी बनी है, ये बनी है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अगर हम बात करना चाहते हैं इस नहर की कुल लंबाई को लेकर, तो इसकी कुल लंबाई कितनी मिलती है, 126 किलोमीटर। उनतीस किलोमीटर। इसमें आपको देखने को मिलता है एक तो लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, दो लंबाइयां मिलती है। ये वाली जो लंबाई है ये तो आपको कहां पर मिलेगी, पंजाब, और ये लंबाई आपके संबंध कहां से रखती है, राजस्थान। जब महाराजा गंगा सिंह जी ये आपके नहर लेकर आते हैं तो लोग इनसे बड़े प्रसन्न होती प्रजा, और इन्हें एक उपनाम से नवाजा जाता है, और इन्हें आधुनिक राजस्थान या राजस्थान के संदर्भ में इनके नाम के आगे भारत भी लिखा गया है। आधुनिक भारत का भागीरथ भी इनको कहा गया है। जब आगे चलकर देश आजाद हो जाएगा, देश आजाद होने के बाद नहर परियोजनाओं को, बांधों का निर्माण करने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। उन्होंने सबसे पहले, उनके मन में विचार आया कि देश को कैसे डेवलप किया जाए, और देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सबसे पहले जो आपके देश में आफत बनी हुई थी, नदियां, और जिसमें भी बरसाती नदियां, आपकी जब नदियां आती है तो भी तबाही मचाती थी, और जब उनके अंदर पानी खत्म हो जाता था तो भी आपके काल पड़ता था। इसलिए उन्होंने इन विशालकाय नदियों पर वर्ष भर पानी बना रहे और पानी आपके प्रवाह कम हो जाए तथा उस पानी का सदुपयोग हो सके, इसके लिए देश के अंदर जो भी बड़ा बांध मिलेगा उसी कार्यकाल में बना हुआ है। नए तो कोई गिनती के एक दो छोटे मोटे बने, देख लेना आप उठाकर। तो जितने भी बड़े बांध बनाए, उन बांधों को बनाने के का श्रेय उनको जाता है। इसलिए आधुनिक भारत के देश आजादी के बाद भागीरथ कौन कहलाते हैं, आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें आपके उस दौरान, देश आजादी से पहले की बात करते हैं, तो इन्हें आपके नाम दे दिया गया आधुनिक राजस्थान के भागीरथ। लोगों ने कहा जिस प्रकार भागीरथ आपके स्वर्ग से गंगा को लेकर आए, ठीक उसी प्रकार हमारे राजा भी हमारे लिए जल लेकर आए, क्योंकि हमारे यहां पर जल का इतना अभाव था कि लोगों को आपके पीने के लिए भी, आपके पानी या दिनचर्या के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इसके परियोजना के माध्यम से लाभान्वित जिलों की जब बात करते हैं तो लाभान्वित जिले में आपके कौन सा जिला मिलता है, गंगानगर मिलता है। और नए जिलों की जब बात करते हो तो नवीन में आपके एक और जुड़ जाता है जिसका नाम आ जाता है क्या, अनूपगढ़। अनूपगढ़ जिला बन जाता है। इससे और आगे आप बात करिएगा तो हमने बात करना चाहिए इससे मिलने वाली प्रमुख शाखाएं कह दीजिएगा, जो आपको लिफ्ट के रूप में भी मिलती है, लिफ्ट नहर के रूप में मिलती है। कौन कौन सी है जरा सुनिएगा। एक तो आपको मिलती है लालगढ़ शाखा या लिफ्ट, दूसरी मिलती है करणी लिफ्ट या करणी शाखा या लिफ्ट, एक मिलती है लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण शाखा या लिफ्ट, और 4 नंबर पर आती है समीजा शाखा या
इसे लिफ्ट कह सकते हैं। ये आपको स्थितियां यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको किसके बारे में लर्न करनी है? गंग नहर परियोजना के बारे में। पहले डायग्राम बनाइएगा, तुरंत प्रभाव से बिना देरी। थोड़ा सा स्पीड से बनाना, फिर 2 परियोजनाएं और है, वो भी हो जाएगी कंप्लीट। अब अनूपगढ़ के अंदर आ जाएगा ये।
लिखवाया जाए भाई। इसके बाद एक दूसरी नहर और आपको पढ़नी है, उसको लेकर हम बात कर लेंगे। लिखवाऊं क्या भाई? इसके बाद लिख देना हेडिंग भरतपुर नहर। भरतपुर नहर परियोजना, इतना लिखेगा, फिर हम लोग इसमें और आगे बात करते हैं। लिखवाओगे सर? चलिए, अब देखना, मैं दूसरा आपको एक डायग्राम और बताता हूं जो आपके भरतपुर नहर को रिप्रेजेंट करता है। चेंज किया जाए ना इसको, बोलो कितने लोगों का नहीं हुआ? हाथ ऊपर करना, जल्दी उतारो फटाक से भाई। किया जाए स्टार्ट, सुने। सुनिएगा, देखिए ये हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में यहां पर एक जिला है और इस जिले का नाम है भरतपुर जिला। हालांकि अब इस भरतपुर जिले का विभाजन हो चुका है, ऊपर वाला हिस्सा किसके रूप में तब्दील हो गया है? डी। तो ये वाला तो जिला हो गया भरतपुर, और इधर ये वाला जिला कौन सा हो गया? डी। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो आपके केवल किसको लेकर कर रहे हैं? भरतपुर को लेकर। कि यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक आपको एक नदी दिखाई देगी, और इस नदी का नाम हम जानते हैं, इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। और यमुना जो नदी है, इसको आप लेकर बात करेंगे तो यमुना नदी के बारे में बता सकते हैं, यमुना नदी से ही एक नहर निकाली गई है, और इस नहर का नाम रखा गया है भरतपुर नहर। और इसे जो निकाला गया है वह आपके आगरा के निकट से निकाला गया है। आगरा के निकट, और आगरा के निकट का मतलब कहां से? यूपी से। क्लियर? ये स्थितियां आपको देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन नंबर 1 बनता है,
अगर हम लोग बात करना चाहते हैं कि आपके भरतपुर जो नहर है इसको लेकर हमने बात करना चाहिए, संबंधित नदी, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन निर्माण, निर्माण में दो स्थिति आ जाएगी कि निर्माण जो प्रारंभ होता है वो अलग स्थिति में मिलता है और निर्माण पूर्ण जो होता है वो अलग स्थिति में मिलता है। अगर आप बात करते हो संबंधित नदी को लेकर, तो संबंधित नदी आपको दिखाई दे रही है कौन सी? यमुना नदी से आपके जल की प्राप्ति होती है। जल की प्राप्ति होती है। क्लियर है? एक बात। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रारंभ कब हुई? तो इसका निर्माण जो प्रारंभ किया गया था 1906 में भरतपुर नरेश द्वारा। लेकिन आपके जब पूरा स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद देश आजाद हुआ और इसके बाद फिर दोबारा इस नहर का निर्माण प्रारंभ किया और राजस्थान सरकार ने जाकर 1963-64 में राजस्थान सरकार ने इसे आपके पूर्ण करवा दिया गया। तो आपके 1964-65 में किसने पूरा करवाया? राजस्थान सरकार। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ये जो नहर आपको दिख रही है, ये नहर सबसे पहले जो आएगी वो आपके एक नाम से बहती है। उस नहर का नाम होता है यमुना नहर। यमुना नहर में से एक नहर निकलती है जिसका नाम है आगरा नहर, और आगरा नहर में से फिर एक छोटी सी नहर और निकाली गई है जिसका नाम क्या है? भरतपुर नहर। यह आपको एक क्रम देखने को मिलता है। क्लियर? और हम जो अभी पढ़ रहे हैं हमारे राजस्थान में, उस राजस्थान में आपको कौन सी नहर पढ़ने को मिल रही है? भरत। क्लियर? क्वेश्चन आता है इस भरतपुर नहर को लेकर कि आपकी इसकी कुल लंबाई कितनी होगी। तो कुल लंबाई को जानने से पहले आपको पता है इसका विस्तार दो जगह मिलता है। एक तो आपके ये कहां पर बहती है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरा कहां पर बह रही है? अगर आप उत्तर प्रदेश और राजस्थान को लेकर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रवाह मिलता है वह 16 किलोमीटर में, और राजस्थान में इसका प्रवाह कितना मिलता है? और दोनों को आप जोड़ देते हैं तो टोटल लंबाई आपके पास कितनी मिलती है? 28। क्लियर? इस नहर के बारे में क्वेश्चन और भी बनता है। क्वेश्चन आता है कि ये जो नहर है भरतपुर शहर को पेयजल आपूर्ति का कार्य करती है। कि अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये जो आपके पास नहर है, ये नहर है, यह आपके भरतपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करती है। साथ ही साथ एक दूसरी बात भी कह सकते हैं कि आपके इसी भरतपुर नहर के अलावा आपने एक मोती झील पढ़ी थी। मोती झील भी भरतपुर शहर को पेयजल आपूर्ति करने का ही काम करती है। क्लियर? तो ये दो आपकी स्थितियां हो गई। एक तो पहले हो गई गंगा नहर परियोजना और ये वाली कौन सी हो गई? भरत। इससे आगे आपकी तीसरी परियोजना आपको पढ़ने को मिलेगी, आपके गुड़गांव नहर परियोजना। ठीक है ना? तो उसके बारे में और बात करेंगे। इसको ताल लीजिए।
थोड़ा सा स्पीड से करना, फिर अपन बात करेंगे आगे। लिखवाया जाए भाई। चले मैं आगे। इससे आगे आप एक नहर का परियोजना का नाम लिखकर छोड़ दीजिएगा, जिसका नाम होगा गुड़गांव नहर परियोजना। ये महत्वपूर्ण है। सभी ने बना लिया ना लगभग? चलेगा। अब आपने चेंज कर दो भाई इसको। कितने लोगों ने नहीं बनाया, हाथ पर करना। थोड़ा सा स्पीड से करो सर। बनाया जाए सर डायग्राम दूसरा। देखिएगा, एक आपके दूसरी स्थिति और देखिएगा। कर दो ना भाई, इसको साफ कर दो ना।
बनाओ, जल्दी बनाओ फटाक से। आवाज करने की जरूरत नहीं ना, सुनो इधर। देखो इधर, देखिएगा। अभी आपने कुछ समय पहले एक और नहर देखी है, इसका नाम था भरतपुर नहर, और इसी यमुना से एक नहर हम और देखते हैं। इस नहर का नाम आप जानना चाहेंगे, तो इस नहर का नाम है गुड़गांव नहर। देखिएगा, ये जो गुड़गांव नहर आप देख रहे हैं, ये आपके सबसे पहले निकलती कहां से है, तो ये वाला जो स्थान है ना, इस स्थान का नाम है ओखला। कौन सा स्थान है? ओखला स्थान है, और यह दिल्ली की बिल्कुल सीमा पर है। वैसे आता कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है भाई? तो ओखला नामक स्थान से एक नहर निकाल दी जाती है, और इस नहर का नाम क्या रख दिया जाता है? गुड़गांव नहर। और ये गुड़गांव नहर आपके सबसे पहले आप देखकर बता सकते हैं दिल्ली, इसके बाद हरियाणा होते हुए आपके कहां पर आ जाती है? राजस्थान। आप इसे देखकर आसानी से बता सकते हैं कि ये जो गुड़गांव नहर है, इसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन, संबंधित नदी की बात आती है तो संबंधित नदी आपको दिख रही है यमुना। दूसरा क्वेश्चन आता है इस नहर का निर्माण कब होता है, तो हमें बताया जाता है इस नहर का निर्माण जो प्रारंभ होता है 1966 में इसका निर्माण प्रारंभ होता है, 1985 में ये बनकर क्या हो जाती है? तैयार। इसकी टोटल जो लंबाई बनाई गई वो आपके 58 किलोमीटर बताई गई। राजस्थान में जहां से एंट्री करती है वो आपके एक स्थान है, एक गांव है जुरेरा गांव, कि राजस्थान के जुरेरा गांव में स्थित आपके एंट्री करती है। पहले ये भरतपुर जिले में हुआ करता था, अब आपके कहां पर आ गया है? डीग में। अगर हमने बात करना चाहिए यह आपके इसके माध्यम से या इस परियोजना के माध्यम से वर्तमान में लाभान्वित जिला कौन सा है, तो आप कह सकते हो डीग जिला। और डीग जिले में भी कह सकते हो डीग जिले की कामा व डीग तहसील आपके इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित देखने को मिलती है। क्लियर? ये आपको देखने को मिलता है इसके बारे में। एक क्वेश्चन और बनता है, वर्तमान में जब ये पहले बहती थी तो गुड़गांवा एक शहर है, उस शहर के हरियाणा के गुड़गांवा शहर के पास से बहती थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गुड़गांवा नहर। लेकिन आपके बाद में गुड़गांवा का नाम बदल दिया गया, और अब वर्तमान में गुड़गांवा का नाम गुरुग्राम रख दिया गया। इसके अलावा इस नहर का नाम गुड़गांवा की जगह गुरुग्राम नहीं रखा गया, और इसे एक नए नाम से जाना गया, और इसे कहा गया यमुना लिंक नहर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है। वर्तमान में इसे यमुना लिंक नहर के नाम से जाना जाता है। क्लियर? ये सारी विशेषताएं छोटी सी एक नहर परियोजना के बारे में। क्लियर? आपने जो अभी इससे पहले मैप बनाया ना, उसी मैप में बस आप इसको रिप्रेजेंट कर दो, और इसके बारे में मैं एक एक लाइन बोलता जाता हूं, आप लिखते चलो। ठीक है ना? छोटी सी नहर परियोजना है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं, लिखना बोला जाए भाई। पहले इसको रिप्रेजेंट कर दो एक बार, ओखला नामक स्थान, और ओखला नामक स्थान का संबंध कहां से है? यूपी से,
और यूपी में भी किसके पास में है? दिल्ली के निकट। बोलो सर, लिखवाने स्टार्ट करें? चलिए लिखना, फर्स्ट एरो करके लिखना। संबंधित नदी, अरे तो एक उसी डायग्राम में लाइन खींचनी थी और तुम लग गए दूसरा बनाने। एक लाइन उसी में ही आपको मेंशन करनी थी तो काम चल जाता अपना, इतना ही तो काम था ना। इसमें लिखेगा फर्स्ट एरो करके, संबंधित नदी बराबर यमुना, संबंधित नदी बराबर यमुना। दूसरा एरो करके लिखना, यह नहर यमुना नदी से, यह नहर यमुना नदी से ओखला नामक स्थान, ब्रैकेट में यूपी, ओखला नामक स्थान ब्रैकेट में यूपी से निकाली गई है। ओखला नामक स्थान ब्रैकेट में यूपी से निकाली गई है। ओखला नामक स्थान ब्रैकेट में यूपी से निकाली गई है। नेक्स्ट, निर्माण, निर्माण में दो आपके वर्ष लिखेगा, प्रारंभ और पूर्ण। प्रारंभ में लिख दीजिएगा 1966 1966, और पूर्ण में 1985 1985, बनकर कब पूरी होती है? 1985। नेक्स्ट, प्रवाह, प्रवाह का मतलब बहती कहां कहां पर है ये, और इसमें आप लिखेंगे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली हरियाणा राजस्थान, दिल्ली हरियाणा राजस्थान। नेक्स्ट, यह नहर राजस्थान में, यह नहर राजस्थान में सर्वप्रथम, यह नहर राजस्थान में सर्वप्रथम, यह नहर राजस्थान में सर्वप्रथम जुरेरा गांव डिग, जुरेरा गांव वर्तमान में जिला कौन सा है? डिग जिला। जुरेरा गांव ब्रैकेट में डिग जिला से प्रवेश करती है। जुरेरा गांव ब्रैकेट में डिग जिले से प्रवेश करती है, लिख दिया इतना। नेक्स्ट, लाभान्वित जिला, लाभान्वित जिला बराबर लिखना, लाभान्वित जिला बराबर डीग जिले की, डीग जिले की कामा तहसील, डीग जिले की कामा तहसील तथा डीग तहसील सर्वाधिक लाभान्वित होती है। डीग जिले की कामा तहसील व डीग तहसील सर्वाधिक क्या होती है? लाभान्वित। नेक्स्ट, कुल लंबाई 58 किलोमीटर, इसमें अलग अलग का उल्लेख नहीं मिलता है, टोटल इन्होंने लंबाई बता रखी 58। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें लिखना वर्तमान ऑब्लिक नया नाम,
वर्तमान ऑब्लिक नया नाम, वो आपको पता है कौन सा होगा? यमुना लिंक नहर। यमुना लिंक नहर, नया नाम या वर्तमान नाम यमुना लिंक नहर। इतना हो गया सब, यहां तक आज रखते हैं, फिर इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण परियोजना पढ़ने को मिलेगी आपको, बहुत बड़ी परियोजना है, पूरे कल 2 घंटे में वही होगी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना।